ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में योग चिकित्सा मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान इकाई प्रथम की हम पढ़ाई कर रहे थे। उसमें हमने कोशिका के विषय में पढ़ लिया था। पाचन तंत्र के विषय में हम पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंग मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि के विषय में हमने पढ़ाई पढ़ लिया था। आइए आज आगे का जो टॉपिक है वह है पाचन की क्रिया विधि। पाचन प्रक्रिया से अभिप्राय है जो भी आहार ग्रहण किया जाता है उस पर आहार नाल या महास्रोतस में उपस्थित विभिन्न पाचक स्रावों एंजाइम की क्रिया का होना और इसके परिणाम स्वरूप आहार में उपस्थित पोषक तत्वों के स्वरूप को इस प्रकार परिवर्तित करना कि उन तत्वों का अवशोषण किया जा सके। आहार में 3 प्रमुख घटक पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। आहार को कई प्रकार की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रक्रिया को पाचन प्रक्रिया कहते हैं। आहार का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। तो मुख के अंदर भौतिक क्रिया, इस प्रकार भौतिक क्रिया के क्रम में मुख में दांतों के द्वारा चूर्ण किया जाता है। जीवा के द्वारा आहार को चूर्ण हेतु दांतों के नीचे लाने हेतु की जाने वाली क्रियाएं करती हैं। इसके साथ ही जीवा भोजन को आर्द्र करने का कार्य भी करती रहती है। आइए मुख के अंदर रासायनिक क्रिया क्या होती है। लाला स्रावी ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम टायलिन सर्वप्रथम भोजन का पाचन प्रारंभ करता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आइए आमाशय में पाचन के बारे में जानते हैं। तो आमाशय के अंदर भौतिक प्रक्रिया क्या होती है। आमाशय में प्राप्त विगलित आहार पर पुनः भौतिक संकोचन की क्रिया के द्वारा पाचन किया जाता है। आइए जानते हैं रासायनिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। आमाशय की श्लेष्मिक कला में उपस्थित ग्रंथियों के द्वारा आमाशयिक रस गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। यह रोज 2 से 3 लीटर का उत्पादन होता है। गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे कहते हैं। ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक हैं और जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। फिर पेप्सिन की क्रिया प्रोटीन पर विशेष होती है और प्रोटीन का पाचन भी पेप्सिन की क्रिया द्वारा होता है। HCl प्रोटीन के स्वरूप का परिवर्तन भी करता है। गैस्ट्रीन पेप्सिन व HCl के निर्माण में सहायक व आमाशय में संकोचन में सहायता करता है तथा आहार को मथ कर द्रवीभूत कर देता है। लाइपेज वसा पर पाचन क्रिया करके फैटी एसिड बनाता है। दूध वसा का पाचन करता है। लाइपेज रेनिन बच्चों में दूध प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में नाम मात्र के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में जल, फैटी एसिड्स आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत में आहार का पाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इसमें 3 प्रमुख पाचक रस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रमुख रस हैं जानते हैं। पहला है पित्त या बाइल रस। यह यकृत में निर्मित होता है। ये 1 दिन में 1 लीटर तक निर्मित होता है। ये पित्त वर्ण का होता है। पित्त रस के अंदर सोडियम व पोटेशियम की अधिकता होती है। ये स्थूल वसा कणों को सूक्ष्म वसा कणों में परिवर्तित कर
देते हैं। दूसरा जो भाग लेता है जूस वह है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, का निर्माण अग्नाशय में होता है। यह एक दिन में 1.5 लीटर तक बनता है। इसमें निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर अगला जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। फिर लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। अगला जूस है आंतररस, यानी आंतररस का निर्माण छोटी आंत में होता है। यह लगभग 2 लीटर तक का निर्माण होता रहता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। एमिनोपेप्टाइडेज, प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। डाइपेप्टाइडाइज, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। इस प्रकार छोटी आंत में यकृत, अग्नाशय व आंतररसों के द्वारा पाचन क्रिया की जाती है। बड़ी आंत, बृहदान्त्र में किसी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। छोटी आंत में पाचन के बाद आहार रस मल रूप में बड़ी आंत में प्राप्त होता है। आहार के इस मल भाग में से विशेष रूप से जल का अवशोषण ही हो पाता है। आइए डाइजेशन स्टोमच या आमाशय में पाचन की प्रक्रिया को हम ब्रीफ में जान लेते हैं। स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस, आमाशय स्राव निकलता है जो भोजन का पाचन करता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, इसके अंदर 99.5% वाटर होता है और सॉलिड जो हिस्सा होता है वो होता है 0.5%। जो सॉलिड हिस्सा होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ होता है और एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ये 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। एक तो एंजाइम और एक अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो और दूसरा इसमें इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो एंजाइम कौन सा होता है, एक तो पेप्सिन होता है, ठीक है, ये पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा रेनिन होता है, ये पशुओं के अंदर होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और ग्लीटेनिएज होता है और यूरिएस होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, इसके अंदर म्यूकस होता है, कफ जो म्यूकस कहते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। और ये म्यूकस होता है, ये हमारी जो लेयर होती है, स्टोमच की लेयर होती है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है। आइए पेप्सिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को का एंड प्रोडक्ट कर देता है प्रोटियोएस पेप्टोनेस पॉलीपेप्टाइड के अंदर इनको तोड़ देता है। प्रोटीन को एंड प्रोडक्ट के रूप में, पॉलीपेप्टाइड के रूप में इनको तोड़ देता है। आइए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी देख लेते हैं साथ में, और फिर अन्य जो एंजाइम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल, जो कि जीवाणुओं को मारने में कार्य करता है, साथ ही प्रोटीन का पाचन में भी सहयोग होता है। इसके अलावा सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और
क्लोराइड भी होता है। आइए, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है, वसा होती है, तो इसके का एंड प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड ऑफ व्यू बटर जो हम घी आदि तेल आदि खाते हैं उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बना देता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड को, फैट को। आइए, फिर है ग्लिटिनिएजेज का जो एंड ग्लिटिनिएजेज एंड कोलेजन ऑफ मीट, इसका एंड प्रोडक्ट है पेप्टाइड्स। जो कई लोग मांस खाते हैं उस मांस को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उस मीट को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है, ये स्टार्च को डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, यानी स्टार्च का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज। वहीं यूरिएज है, ये यूरिया जो हम भोजन में आजकल बहुत ज़्यादा यूरिया आ रही है खाने में, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। आइए जानते हैं गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये क्या है? इसका कार्य डाइजेस्टिव फंक्शन यानी पाचन का कार्य करता है। हीमोपोएटिक फंक्शन अर्थात रक्त निर्माण में सहायता करता है, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इसमें हेल्प करता है। कैसे करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी का अवशोषण करता है और विटामिन बी 12 का अवशोषण करता है, और ये विटामिन बी 12 रक्त निर्माण में सहयोग करता है। वहीं प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी सुरक्षा का कार्य करता है, ये म्यूकस जो कफ होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इसकी सहायता से स्टोमच के अंदर की जो लेयर है उसकी रक्षा होती है। HCl का कार्य क्या है? भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। आहार का अवशोषण, मुख से क्षुद्रांत्र तक, छोटी आंत तक आहार का पर पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आहार का स्वरूप परिवर्तित होता है। इस स्वरूप परिवर्तन के अंतर्गत आहार में उपस्थित विभिन्न पोषक घटकों का निम्नानुसार स्वरूप परिवर्तन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पर विभिन्न एंजाइमों की पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मोनोसेकेराइड्स तथा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज व ग्लैक्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन पर विभिन्न एंजाइमों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एमिनो एसिड्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा पर विभिन्न एंजाइमों की पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप ये फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इन पोषक तत्वों को परिवर्तित रूप से में आहार नाल से रक्त अथवा लसिका वाहिनियों को पहुंचाए जाने की प्रक्रिया को अवशोषण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो हमने तत्व कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, प्रोटीन से एमिनो एसिड और वसा से फैटी एसिड्स का जो निर्माण हमारी आहार नाल के अंदर हुआ है, इन पोषक तत्वों को विभिन्न परिवर्तित रूप में आहार नाल से हमारे रक्त के अंदर अथवा लसिका वाहिनियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को अवशोषण के नाम से भी जानते हैं। आहार नाल में लगभग 90% पोषक पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। शेष 10% पोषक पदार्थों का अवशोषण आमाशय व बड़ी आंत यानी बृहदांत्र के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से तत्व का अवशोषण किस प्रकार से कहाँ होता है। मोनोसेकेराइड अवशोषण प्रक्रिया के पश्चात प्रतिहारिणी शिरा से रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंचते हैं। इसी प्रकार एमिनो एसिड भी अवशोषित होकर प्रतिहारिणी शिरा के माध्यम से यकृत में पहुंचते हैं। ये प्रतिहारिणी शिरा क्या है? प्रतिहारिणी शिरा छोटी आंत के ऊपर रक्त भोजन का अवशोषण करके
सीधा रक्त तंत्र में न मिलाकर इस अवशोषित पदार्थ को यानी जो पोषक तत्वों को सीधा यकृत में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसलिए इसको इस अलग एक शिरा तंत्र है, ये अलग शिरा तंत्र को प्रतिहारिणी शिरा कहते हैं। और फिर जो तत्व यकृत से क्रिया करके अपनी बॉडी के अंदर पुनः पहुंचते हैं। इसी प्रकार फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल व मोनोग्लिसराइड का अवशोषण दो प्रकार से होता है। यह अवशोषण प्रक्रिया के पश्चात रक्त व लसिका वाहिनियों दोनों के माध्यम से अवशोषित होकर क्रमशः यकृत व रस प्रपा में पहुंचते हैं। यकृत व रस प्रपा अर्थात डायरेक्ट रक्त के अंदर में भी पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक स्थूल कण यानी बड़े जो कण हैं वो लसिका वाहिनियों के माध्यम से रक्त में पहुंचते हैं व सूक्ष्म कण यानी छोटे जो कण हैं वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से सीधे यकृत में पहुंचते हैं। तो फैटी एसिड्स का अवशोषण दो प्रकार से होता है, एक तो रक्त में लसिका वाहिनियों के माध्यम से सीधा रक्त में, और सूक्ष्म जो कण हैं वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से सीधे यकृत में अर्थात प्रतिहारिणी शिरा के माध्यम से सीधे रक्त में। आइए जानते हैं विटामिन का अवशोषण। विटामिन के दो प्रकार के समूह होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई व के। विटामिन डी, ई एंड के ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और दूसरे प्रकार के जल में घुलनशील विटामिन यथा से बी, विटामिन बी के विभिन्न प्रकार, बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण वसा के अवशोषण के साथ साथ आंतरिक उपकला यानी इंटेस्टाइनल इपीथीलियम के द्वारा किया जाता है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी12 के अतिरिक्त विटामिन बी के अन्य प्रकारों व सी का अवशोषण भी आंतरिक उपकला के द्वारा ही किया जाता है। और विटामिन बी12 का इंट्रिंसिक फैक्टर के माध्यम से किया जाता है। अमाशय की भित्तियों के से उत्पन्न होने वाला एक मौलिक तत्व, मौलिक स्राव जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, विटामिन बी का अवशोषण करता है। आइए जानते हैं जल का अवशोषण कैसे होता है। प्रतिदिन एक मनुष्य लगभग 2 लीटर जल का ग्रहण मुख द्वारा करता है। इसके अतिरिक्त लगभग 7 लीटर जल विभिन्न स्रावों के द्वारा आहार नाल में छोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 9 लीटर जल आहार नाल में आता है। उक्त 9 लीटर में से 8.8 लीटर जल का अवशोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। शेष 0.2 लीटर जल मल के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। उक्त अवशोषित जल में से अधिकांश जल का अवशोषण वृद्धांत अर्थात बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पाचन की क्रिया विधि के बारे में जाना। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप कृपया मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अपने कमेंट्स लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप इसके माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9887472320। योगाचार्य मनोज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।